Yes, sir. Okay, sir. Good afternoon, Sayani. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Abhijit. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. अच्छा देख, रिकॉर्डिंग में मैंने स्टार्ट कर दिया। आई थिंक मैसेज मिला होगा तुम्हें। ठीक है। अच्छा, ऑडिट में ना हम लोग रिसेंटली जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था एक बार सारा कंप्लीट कर लिए। अब एक टॉपिक है सर, इसका नाम है एथिक्स। ऑडिट एंड एथिक्स, ये लॉ के साथ भी कई बार पढ़ा जाता है और ऑडिट के साथ भी पढ़ा जाता है। सीए को भी पढ़ा जाता है, सीएमए को भी पढ़ा जाता है, सीएस को भी पढ़ा जाता है। बट हम लोगों का जो मेन डिस्कशन है ये बेसिकली आज एथिक्स में होगा। बेसिकली ये एथिक्स हमें क्या सिखाते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब एज एन ऑडिटर काम करने जाते हैं तो उनको क्या एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। इवन एक सीएमए भी जब ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो उसे क्या एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। एज वेल एज नॉर्मल में भी एथिक्स क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एथिक्स का मतलब नॉर्मली होता है सर, आप लोग वेरी इंटरेस्टिंग एक लैंग्वेज है इसका नाम है सर नीति शास्त्र। हमारे हिंदी या बंगाली में, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं नीति। नीति या फिर इसको सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं मोरलिटी। क्या बोलते हैं सर? मोरल साइंस। आप लोग शायद स्कूल में पढ़ते होंगे, क्या बोलते हैं? मोरल साइंस। ठीक है, मोरलिटी। तो हम लोग इसको देसी भाषा में बोलते हैं, हमारे भारतीय लैंग्वेज में बोलते हैं नीति शास्त्र। मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर। जब आप रोल प्ले करते हो ऑडिटर का, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही बात एक्चुअली ये टॉपिक में है। तो बेसिकली ये ऑडिट के साथ नॉर्मली पढ़ाया जाता है सर, या फिर किसी किसी केस में लॉ के साथ भी पढ़ाया जाता है। आजकल सीए के सिलेबस में ऑडिट के साथ एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, सीएमए के सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली लॉ के साथ एथिक्स को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एथिक्स क्या है, थोड़ा आइडिया ले लो। काफी अच्छा चीज है, जानना चाहिए। और एक्चुअली ये सिखाने वाला चीज है नहीं, ये समझने वाला चीज। सर आप हर सब्जेक्ट में ऐसा ही बोलते हो। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। क्योंकि मोरलिटी लोगों को सिखाया नहीं जा सकता। मोरलिटी लोगों को रियलाइज करवाया जा सकता है, एहसास करवाया जा सकता है। ठीक है। मैंने जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है, क्या इंसानियत है और क्या इंसानियत नहीं है, इसके बारे में जब तक आप किसी को एहसास नहीं करवाओगे या किसी को रियलाइज नहीं करवाओगे, तब तक ये चीज का कोई मतलब भी नहीं। फिर भी चलो, इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट के रूप में दिया है, टॉपिक के रूप में दिया है, 5-10 नंबर कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके बाद मैं फिर फ्रेशली ऑडिट के डिटेल्स में जाऊंगा सर। ठीक है, लेकिन जब तक मैं ऑडिट के एकदम बेसिक डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, तब तक मैं थोड़ा सा ये टॉपिक आप बोल सकते हो एक तरह का, जो लोगों का सामने एग्जाम है उनके लिए लास्ट टॉपिक है ऑडिट रिलेटेड में। और जिन लोगों का स्टार्ट हो रहा है अभी, वो लोग जान लो एथिक्स पे, बाद में उन लोगों को बोलूंगा कि आप लोग रिवाइज कर लेने से ही हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सर ऑडिट का नॉर्मल मतलब आप लोग जानते हो। ठीक है, जब भी हम लोग किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट लेके बैठ जाते हैं, हर टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ लेके मैं एनुअल रिपोर्ट तक पहुंच ही जाता हूँ। जैसे रिसेंटली मैं आप लोगों को कॉर्पोरेट लॉ का क्लास पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको डिफरेंट कंपनीज का ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा था, है ना। कॉर्पोरेट लॉ में, आई थिंक फाइनेंस में, है ना, डिविडेंड की क्लास में, बहुत सारा जगह में मैंने कॉर्पोरेट ऑडिट के बारे में बहुत बात किया। तो ऑडिट एक्चुअली क्या होता है सर, इन सिंपल कहा जाए तो ऑडिट का जो सबसे मेन काम है वो है कि फाइनेंशियल चेकिंग, है ना। एज यू ऑल नो कि ऑडिट बेसिकली फाइनेंशियल चेकिंग है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बड़े बिजनेस का, जिसका भी ऑडिट होता है,
उसका फाइनेंशियल टर्म्स को चेक करना, ठीक है, मैंने जो भी पीएल बैलेंस शीट में दिया है उसे चेक करना, उसे चेक करके बताना कि भाई बताओ कि रिपोर्ट सही है कि नहीं है ना, दिस इज द मेन थिंग, कि रिपोर्ट सही है कि नहीं है ये बताना ही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने इसको हम लोग ऑडिट के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो ऑडिट का मतलब है टू शो वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडिटर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। जैसे ये हीरो मोटर का जो रिपोर्ट मेरे सामने अभी निकला हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या बोलते हैं इसको, डेलॉयट कंपनी ने इसका ऑडिट करवाया, ठीक है, डेलॉयट ने इसका ऑडिट किया है। मेसर्स डेलॉयट हस्किन्स एंड सेल्स एलएलपी, चार्टर्ड फार्म, फार्म रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो मैं कहना बस इतना चाहता हूं आपको कि ऑडिटर्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट तो बनेगा, लेकिन ऑडिटर रिपोर्ट को बनाने के टाइम पे जब एक ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन पे ज्वाइन करते हैं तो उन्हें ना कुछ एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। इवन आप यहाँ पर सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट माने फाइनेंशियल ऑडिट ही नहीं, एज वेल एज कॉस्ट ऑडिट भी देख पा रहे हो। सीएमए स्टूडेंट्स जो लोग हैं आप लोगों में से, उनको भी एक चीज समझना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिट का भी कितना बड़ा रोल है। ये मैं एक्चुअली लॉ के क्लास में भी समझा रहा था लास्ट वीक, जो लॉ का कॉर्पोरेट लॉ का क्लास था उसमें कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट में बात हो रहा था। आप देख सकते हैं बोर्ड हैज अपॉइंटेड मेसर्स आर जे गोयल एंड कंपनी एज कॉस्ट अकाउंटेंट्स एज कॉस्ट ऑडिटर्स फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और यहाँ पर है स्टैट्यूटरी ऑडिटर माने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट, ये दोनों चीजों के बारे में ही। क्योंकि हीरो क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है रे बाबा, हीरो क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बाइक बना के बेचता है, तो इसका तो कॉस्टिंग होगा ही। मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल ऑडिट करते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को सबसे ज्यादा मौका तो ऑब्वियसली है, क्योंकि फाइनेंस का ऑडिट ही सबसे ज्यादा होता है। बट वेन एवर देर इज ए चांस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और क्योंकि इंडिया में डे बाई डे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते जाएगा और बढ़ना ही मैंने तय है सर, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड कि इंडिया में फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग लेवल डे बाई डे बढ़ेगा और उसमें कॉस्ट ऑडिट का बोलबाला और बढ़ता जाएगा। तो इसमें आप देखो, कॉस्ट ऑडिटर के बारे में मैंने आपको एक डिटेल्स आइडिया दिया। तो सबसे बड़ा बात है कि जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स इसमें आपको दिखाई देता है, जो मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ किसी ना किसी बहाने में, ठीक है, यू ऑलवेज फाइंड अ कॉस्ट ऑडिट डिटेल्स, सॉरी ऑडिटेड डिटेल्स। जैसे कि इस केस में शायद आपको डेलॉयट का डिटेल्स मिल जाएगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। ये देखो ऑडिटर रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, समझते हैं, ये सब तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ऑडिटर रिपोर्ट जैसे बना, इस साइड में आपको कौन ऑडिट किया उसका डिटेल्स भी मिल जाएगा। डेलॉयट हेस्किंस की तरफ से विजय अग्रवाल ने किया, उनका ओपिनियन दिया, जो भी ओपिनियन फॉर्म किया वो भी यहाँ पर लिखा गया है, आप चाहो तो रिपोर्ट लेके पढ़ लो, सर अच्छा रिपोर्ट दिया होगा, अच्छा कंपनी है। और ये रहा कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। सुन सुन के आप लोगों का कान पक चुका होगा, बट क्योंकि यही तो मैटर है जो मैं आपको रोज दिखाऊंगा, और आप लोग जब आगे जाके फार्म में काम भी करते हो ना, यही करना पड़ता है, इससे अलावा कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब पॉइंट इज दैट कि इसमें ऑडिटर का साइन क्यों जरूरत होता है, बिकॉज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटेंसी पीएल बैलेंस शीट का डिटेल्स अकाउंट्स में जो भी हुआ है वो सब कुछ ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, आपको चेक करके बताना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ठीक ठाक से हुआ है कि नहीं हुआ है, एवरीथिंग प्रॉपरली फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको क्लियरली बताना है। अब ये जैसे ही एक ऑडिटर इसमें हाँ बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी आउटसाइडर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है कंपनी का, जो भी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है, कंपनी को लोन दे रहा है, कंपनी का बिजनेस पे शेयर होल्ड कर रहा है, इक्विटी होल्ड कर रहा है, प्रेफरेंशियल होल्ड कर रहा है, सबके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ द क्वेश्चन इज सर, ये सब बात तो हम लोग जानते हैं, जो लोग ऑडिट का क्लास काफी दिनों से करे जा रहे हो, दे मस्ट नो कि ये सब बात सुन सुन के आप लोग शायद मोनोटोनस हो चुका हो। जो लोग अभी स्टार्टिंग में सुन रहे हो मेरे मुंह से, वो लोग थोड़ा सा उनको लगेगा कि सर चलो ऐसा होता है, बोल रहे हैं सर। तो अब यहाँ पर मैं आपको बोलने जा रहा हूँ सर, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। जब एक ऑडिटर जैसे डेलॉयट जब ऑडिट का काम हीरो कंपनी के अंदर ले रहा है, या फिर एनी काइंड ऑफ फर्म, या फिर एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, एनीबॉडी, जब वो किसी कंपनी का ऑडिट का काम ले रहे हैं तो उनको
ऑडिट का काम करने के टाइम पे किस बात का ध्यान देना चाहिए फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सर एथिक्स का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ मोरलिटी, माने जो सही है वो करो, जो गलत है वो ना करो। ठीक है। सर आजकल इंसान मोरल फॉलो करता है, सर आजकल करता है कि नहीं करता है मैं इसके बारे में तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट क्या करना चाहिए वो तो जरूर बोलूंगा। और इंस्टीट्यूट भी चाहते हैं कि आप इसके बारे में जानें। देखो, सबसे बड़ा बात है कि एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है ना, तो भले ही ऑडिटर को एम्प्लॉय, मैंने एम्प्लॉय तो नहीं बोल सकते, एंगेज कौन करते हैं? कंपनी करते हैं। जैसे हीरो कंपनी ने अगर उसका ऑडिट करने के लिए डेलॉयट को बुलाया, या फिर डायरेक्टली नहीं बुलाते हैं, ऑडिट करवाने के लिए नॉर्मली एक बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है ना, एक सिस्टम फॉलो करता है। उसमें वो बिडिंग के लिए बुलाते हैं कि भाई आओ बिडिंग करो, मेरा इतना काम है, इतना करोड़ का ऑडिट होगा, आप आ जाओ, मेरा इतना फाइनेंशियल डेटा है, आप बोलो कि कितने सस्ता में आप इसको ऑडिट करके दोगे, बदले में हम आपको एक पेमेंट करेंगे। इसको बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है। अब ऑडिट में एंगेजमेंट होने से पहले ऑडिटर लोग अपना एथिक्स जरूर फॉलो करेगा, एंगेजमेंट के पहले भी, एंगेजमेंट के बाद भी। और ये फॉलो करना इनको तो करना ही पड़ता है सर। अगर नहीं करेगा तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर एक पॉइंट देखो क्या लिखता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड होना पड़ता है। माने एक ऑडिटर जब भी एक ऑडिट का काम ले रहे हैं, तो चाहे वो सीए बने, फाइनेंशियल ऑडिटर हो, कॉस्ट ऑडिटर हो, माने सीएमए वाले हो, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस इक्वल्स टू ऑडिटर इंडिपेंडेंस। माने आप कहाँ जाओगे, क्या क्या चीज देखोगे, ये आपके ऊपर है। कंपनी आपको नहीं बताएगा। भले ही फीस आपको वो पे करेगा, लेकिन वो आपको नहीं बताएगा कि उसको क्या, आपको क्या करना है। एक ऑडिटर को क्या करना है ये कंपनी नहीं बताएगा। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। आपके माइंड को कंपनी कंट्रोल नहीं करेगा। इसी को कंप्लीटली बोलते हैं ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। आपको आगे आगे मैं कुछ और पॉइंट बताऊंगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगा। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये ऐसे 210 जो है ना, ये मैं आपको बेसिक्स में पढ़ाऊंगा फिर से, काफी लोग पढ़ चुके होंगे, जरूरत पड़ने से यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे 210 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। जब एक ऑडिटर एक कंपनी का ऑडिट का काम लेते हैं, तो उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ उस काम को लेना पड़ता है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम पे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। ऐसे 210 20 का भी एक पॉइंट है, एंगेजमेंट ऑफ पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड SQC1 responsibilities of the firm for establishing policies and procedures regarding compliance with relevant ethical requirements। ये SQC जो है ये एथिकल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बना हुआ है, जिसके लिए QC का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एक ऑडिटर ऑलवेज एक क्वालिटी कंट्रोल मैटर्स को बना के रखे, उस चीज के बारे में SQC1 में बोला गया है। आपको जब रियल लाइफ में आप काम करोगे तो ये सब मैटर्स आप लोगों को जवाब देना पड़ता है। और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर लिखा गया है कि किस स्टैंडर्ड्स में, मैंने स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ऑडिट जो लोग कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, उनको पता है कि ऑडिट में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, और उस स्टैंडर्ड्स को जानना ही ऑडिट होते हैं। और अगर आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को जानते हो, तो ऑडिट में क्या करना है ये बात ऑडिटर को पता लग जाता है। ठीक है। जैसे आज हम लोग तो स्टैंडर्ड्स तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस एथिक्स के साथ जुड़ा हुआ दो स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे 210, ऐसे 220। मैं इसी के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, जो कि एकदम बेसिक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है। और ये बात हम लोग मैंने ऑडिटिंग का क्लास जब स्टार्ट करते हैं तब भी बोलते हैं। चलो, ये तो गया चैप्टर का एक कंप्लीट ओवरव्यू कि क्या क्या चीजें इसमें आपको जानने को मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर कि एक ऑडिटर जब ऑडिट के लिए ज्वाइन करते हैं ना कंपनी में, तो इसे कुछ चीजें फॉलो भी करना पड़ता है। लाइक ऑडिटर के सामने ना इंडिपेंडेंस का थ्रेड आ जाता है। थ्रेड माने एक ऑडिटर को तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। आप ऑडिटर का इंडिपेंडेंसी पे नॉर्मली एक कंपनी जो उसको काम पे लगा रहे हैं, या फिर आप ऐसे बोलो जो ऑडिट का काम के लिए ऑडिटर को एंगेज कर रहे हैं, कभी भी कोई कंपनी किसी ऑडिटर को जॉब नहीं देता। ये बात आप दिमाग में भर लो। ऑडिटर का काम किसी के पास जाके जॉब ढूंढना नहीं होता है।
दिस इज अ मैंडेटरी कॉन्सेप्ट, दिस इज अ स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट कि एक कंपनी को ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। और जो भी आजू बाजू में स्टैट्यूटरी या प्रैक्टिसिंग ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, या इंटरनल ऑडिट के केस में कॉस्ट ऑडिटर वगैरह जो भी काम करते हैं, वो आएंगे, ऑडिट करेंगे, और उसके लिए कंपनी को ही उसे एंगेज करवाना पड़ता है। ऑडिटर जा जाके ऑडिट का काम नहीं ढूंढता है, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ऑडिटर कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, इसके बारे में ऑडिटर ऑलवेज इंडिपेंडेंट डिसाइड करना चाहिए। ऑडिटर का काम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सर क्यों इंडिपेंडेंट, क्यों? सर क्योंकि ये जो आप लोग देख रहे हो ना, कि इसका जो पीएल है, ये कंपनी का पीएल है, कंपनी का बैलेंस शीट है। नॉर्मली ना कंपनी का थोड़ा सा ना ये रहता है, क्या रहता है बोलो तो, कि वो ना थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव टेक्निक चाहता है कि भाई मैं चाहता हूँ थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा करके दिखाए, ताकि शेयर होल्डर हमारे बिजनेस के बारे में अच्छा सोचे। प्रॉफिट अच्छा होगा तो और भी लोग कंपनी के बिजनेस पे पैसा डालेगा। प्रॉफिट अच्छा होगा तो बैंक हम पे ज्यादा भरोसा करेगा, तो हमें ज्यादा लोन मिलेगा। समझे? लेकिन सर आप ना तो ज्यादा करके ना तो कम करके, अच्छा पीएल को, प्रॉफिट को कम करके भी दिखाते हैं। क्यों? कम करके दिखाने से आपका ये फायदा होता है कि आपको सरकार के घर में टैक्स यानी कम जमा करना होता है, या कोई भी लीगल मैटर्स में आपको कम जवाब देना पड़ता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ मैटर्स जो इस सभी चीजों के सराउंडिंग्स पे चलता रहता है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर एक ऑडिटर ये सब कंपनी के कहने पे मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट में उसके साथ दे देता है, तो फिर ऑडिटर को जाने का जरूरत ही क्या था? क्योंकि ऑडिटर को तो कंपनी में इसीलिए लगाया जा रहा है, जैसे कि हमारे केस में हीरो मोटर में डिलॉयट या किसी और कंपनी में कोई और, ठीक है, या हमारे लोकल फर्म भी बहुत हैं। ऑलवेज बिग फोर का एग्जांपल देना भी कोई मतलब नहीं रखता। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जा रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, इसके बारे में एक ऑडिटर अपना इंडिपेंडेंट जवाब देगा, और उस इंडिपेंडेंट जवाब को दुनिया इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट करेगा कि भाई ये एक इंडिपेंडेंट स्वाधीन रिपोर्ट है, इसमें किसी का मैनिपुलेशन नहीं है, इसमें किसी का जोर नहीं है, ये तो एकदम नॉर्मल में बना है, इसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा सिचुएशंस के लिए ऑडिटर को मैंने एंगेज किया जा रहा है, और ऑडिटर खुद मैनिपुलेशन के पार्ट बन रहा है, तब तो ये घोटाला हो गया ना सर। घोटाला हो गया, डुप्लीकेसी हो गया, अनएथिकल हो गया। क्या हो गया? अनएथिकल हो गया। तो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, अगर ऑडिटर के इंडिपेंडेंसी पे थ्रेट आता है तो कई बार एथिक्स टूट जाता है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडिएशन मिडेशन थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। समझाता हूं कितना तरह का थ्रेट आता है एक ऑडिटर पे, समझो सर। ए सर, तुम लोगों को बात समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ सर। यस सर। अच्छा Yes, मेरे sir. मेरा ना सर ये क्या बोलते हैं, लैपटॉप में ना बीप नहीं आ रहा है, तो कोई अगर रिज्वाइन कर रहा है तो मुझे वो रिज्वाइन का साउंड नहीं आ रहा है। आप लोग ना मुझे थोड़ा मैसेज कर लेना व्हाट्सएप में कि सर अगर बाई चांस बाहर चले जाते हो ड्यू टू एनी एरर, आप मुझे मैसेज करना कि सर रिज्वाइन कराओ बोलते हैं, क्योंकि मुझे ना साउंड नहीं आ रहा है। और मैं पढ़ाता रहता हूँ तो बैक स्क्रीन में क्या चल रहा है इतना देखता नहीं होगा। व्हाट्सएप की तरफ मेरा थोड़ा ध्यान रहता है, कौन क्या लिख रहा है नहीं लिख रहा है, तो प्लीज मुझे थोड़ा याद दिला। अब चलो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्यों डेवलप हो रहा है, इसके पीछे केस स्टडीज क्या है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केस कॉन्सेप्ट। केस लॉ नहीं बोलेंगे, केस स्टडीज, मैंने केस क्या है समझते हैं थोड़ा सा ठंडा दिमाग से। सर ह्यूमन सिविलाइजेशन इज बिल्ड अपॉन एथिक्स। ये जो पूरा मानव सभ्यता है, क्या सभ्यता? मानव सभ्यता। हम लोग मानव है सर। कभी कभी लगता है कि हम लोग मानव हैं, कभी कभी लगता है हम लोग इतना अमानवीय काम आसपास में हो जाते हैं तो हम लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, और तब लगता है हम लोग अमानवीय हैं। जो भी हो, सर तभी ह्यूमन, तो मानव और दानव लगता है। मानव और दानव, लगभग सेम सेम साउंड करता है। मानव और दानव लगभग सेम सेम सारा साउंड करता है। चलो यार,
एम के जगह डी बिठा देने से खत्म। देखो, ह्यूमन सिविलाइजेशन इज बिल्ड अपॉन एथिक्स, वी कैनॉट थिंक ऑफ आवर डेली लाइफ विदाउट एथिक्स। हम लोग अपना डेली लाइफ को एथिक्स के बिना सोच नहीं सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि कोई तुम्हारे साथ डुप्लीकेसी करेगा। आप ये नहीं सोच के जी सकते कि कोई आपको धोखा देगा। आप ये सोच के नहीं जी सकते कि कोई आपको चीट करेगा। आप ये सोच के नहीं सो सकते कि कोई आपके साथ माने बदतमीजी करेगा। ठीक है, एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द एथिक्स, जो नीति नहीं है, जो अनीति है। ठीक है, जो कूटनीति अलग चीज होता है, कूटनीति या अनीति अलग होता है। ठीक है, दुर्नीति, दुर्नीति अलग चीज है। मैं दुर्नीति भी मान सकते इधर, बट कूटनीति इज अ डिफरेंट थिंग, जिसको हम लोग पॉलिटिकल क्या बोलते हैं उसका, कूटनीति का एक बहुत अच्छा इंग्लिश है, भूल रहा हूँ। जो पॉलिटिकल एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह होता है ना, कूटनीतिक रिलेशनशिप कंट्री के बीच में चलते हैं डिफरेंट, वो अलग चीज है। कूट माने यहाँ पर वो खराब नीति नहीं, कूट माने इसमें मतलब होता है सर कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को एडजस्ट करने को कूटनीति बोलते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब कूटनीति में बात नहीं करेंगे। तो एथिक्स मतलब हो गया नीति। ठीक है, थिंक ऑफ एनी एंडेवर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, बी इट इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन, रनिंग अ बिजनेस, किसी को एजुकेशन देना जैसे हम लोग दे रहे हैं, रनिंग ए बिजनेस, एंगेजिंग ए प्रोफेशंस ऑफ कैरिंग आउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी दफ्तर चलाना, अफेयर्स माने एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स। एथिक्स हैव अ रोल टू प्ले इन एवरी फील्ड। सरकारी दफ्तर जैसे कि बहुत अनीति काम करते हैं, कुछ इतना अनएथिकल काम करते हैं, तो हम लोग सरकारी ऑफिसर्स के बारे में एक गलत परसेप्शन हो गया सबके दिमाग में कि सरकारी ऑफिसर मैंने जरूर घूस खाता होगा, है ना। मैंने इतना घूस खाता है सरकारी ऑफिसर लोग बहुत जगह में, विथ ऑल रेस्पेक्ट टू दी दोस्त जो इस घूसखोर के बीच में भी अपने आप को सही रखा है। ठीक है, सो मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो घूस नहीं लेते हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ जो घूस लेते हैं। आप सरकारी ऑफिसर बोलते ही अगर मानो कोई है जो सुन रहा है, या फिर जिसके फैमिली में सरकारी ऑफिसर हैं, वो बोलेगा सर देखो हमारे घर में सरकारी ऑफिसर है और सर इनको घूसखोर बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सरकारी ऑफिसर को घूसखोर नहीं बोल रहा हूँ, मैं घूसखोर सरकारी ऑफिसर के बारे में बात कर रहा हूँ। आमतौर पे पब्लिक के मन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि सरकारी दफ्तर में नहीं, घूस के बिना काम नहीं चलेगा। क्या दुनिया बनाए हम लोग, क्या देश बनाए, गजब का। जो भी हो, इसी को बोलते हैं समाज जहां पर दुर्नीति भरा पड़ा। अच्छा देखो, तो एथिक्स हैव अ रोल टू प्ले इन एवरी फील्ड। एथिक्स गाइड अस एंड इन हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट। एथिक्स होगा तो भरोसा होगा, एथिक्स होगा तो विश्वास होगा। कंसिडर द केस ऑफ ए बिजनेस। कैन ए कंपनी व्हिच डज नॉट टेक केयर ऑफ इट्स वर्कफोर्स और हियर इट्स कस्टमर अचीव हाइट्स ऑफ इन रिस्पेक्टिव ट्रेड? अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी अपना वर्क फोर्स का बात नहीं सुनता, माने एम्प्लॉइज, और हियर इट्स कस्टमर, या फिर कभी कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम है प्रोडक्ट डीलिंग्स में, उनके बारे में कभी सुनता ही नहीं है, एक भी नहीं सुनता उनका बात, ना तो एम्प्लॉइज का सुनता है ना तो कस्टमर का सुनता है, तो क्या कभी ऐसा कंपनी कभी लाइफ में अपना हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकता है? क्वेश्चन मार्क। A business which dishes out substandard product instead of promised ones, माने जो प्रोडक्ट देने का वादा कंपनी करते हैं और देने के टाइम पे सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट या डुप्लीकेट प्रोडक्ट देते हैं। माने मैं बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा प्रोडक्ट देंगे, सैंपल में दिखाया अच्छा, पर देने के टाइम पे दिया डुप्लीकेट, माने या फिर क्वालिटी खराब करके। कितना खराब बात है सोचो। हाँ, बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, दिखा रहे हो इतना बड़ा बर्गर, देने के टाइम पे दे रहे हो इतना छोटा सा बर्गर। कभी कभी ऑनलाइन में खाना ऑर्डर करते हैं तो खाने में इतना सुंदर करके बोलते हैं कि हम लोग ये देंगे, स्पेशली बड़े बड़े कंपनी। उस दिन मैं पिज्जा हट से, आई थिंक दुर्गा पूजा के टाइम पे छुट्टी था थोड़ा, तो एक दिन पिज्जा ऑर्डर किए थे, समझ रहे सर। तो पिज्जा हट से किए थे, आप लोगों का पसंदीदा शायद, आई डोंट नो। तो पिज्जा हट का पिज्जा जब ऑर्डर किए, तो ऑर्डर करने के बाद बड़ा मन से खाने का, आई थिंक एक मार्गरीटा किए थे और एक
क्या था उसमें, मे बी ऑनियन, कॉर्न और कैप्सिकम, ऐसा कुछ था। और बेसिकली चीज वगैरह तो होता ही है ना सर, तो चीज वगैरह देखे। लेकिन जब आया, आप बिलीव नहीं करोगे, पिज्जा में चीज ही नहीं है। यानी बोलते कि चीजी पिज्जा, हाँ, वो लोग क्या क्या बोलते हैं, चीजी पिज्जा ऐसा करके बोलते हैं ना। पिज्जा हट का एडवर्टाइजमेंट सुनता हूँ मैं, बोलते हैं कि चीजी पिज्जा, ठीक है। मोमो पिज्जा बोल के भी एक आजकल पिज्जा हट का ऐड देता है, तो मैं ऐड देख के सर बोले वो चलो। ऐड में चीज नहीं होता है, वो कुछ और से ही ऐड बनाते हो। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन बोल रहे हैं कि ऐसा। तो जब मैंने ऑर्डर किया, मेरे पता नहीं उस मेरे साथ ही उस दिन हुआ है कि ये लोग रेगुलरली ऐसे करते हैं, आई डोंट नो। आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें मुझे चीज मिला ही नहीं। चीज तो छोड़ो, मैंने उसमें आई थिंक ओनली मेयोनीज था और दो चार टुकड़ा प्याज दिया था। ओनली मेयोनीज और दो चार टुकड़ा प्याज और भर दिया था, और इवन प्रॉपरली बेक्ड तक नहीं किया था। आई डोंट नो, मे बी ड्यू टू फेस्टिव रश भी हो सकता है, बट वॉट एवर, एटलीस्ट रश के कारण आप कस्टमर को ऐसा, तो मैं पूरा का पूरा आई थिंक उस दिन मेरा 800 से 1000 रुपया मेरा बर्बाद हुआ था। 800 से 1000 रुपया, मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक भी पिज्जा मैं खा नहीं पाया। मैं तो छोड़ो, मेरे घर में कोई भी बंदा खा नहीं पाया। मैं जस्ट मन ही मन में इतना गाली दिया कि भाई, तुम पिज्जा हट नाम का ब्रांड चलाते हो, और इससे पहले तो मैं लोकल पिज्जा भी और काफी बार ऑर्डर कर चुका हूँ, लेकिन उनसे बेहतर बनाता है। अब मैं डिसाइड किया हूँ कि आगे से मैं ये सब ब्रांडेड जगह से ऑर्डर नहीं करूंगा। जो भी हो पता नहीं, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि कहने का मतलब क्या था। सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रॉमिस्ड वंस, वुड नॉट बी एबल टू स्टे इन मार्केट फॉर टू लॉन्ग। ठीक है, नॉर्मली ऐसे करने से ये सब ब्रांडेड का भी हालत टाइट हो रहा है, आप लोगों को पता नहीं है। बट मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ये पिज्जा हट वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है ना, इन लोगों का पहले जो सिचुएशन था, अभी पहले जैसा सिचुएशन नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले कभी पिज्जा हट को ना किसी नॉर्मल फेस्टिव्स में छोटा छोटा स्टॉल देने का जरूरत नहीं होता था, क्योंकि पिज्जा हट बनी रेस्टोरेंट होगा, पिज्जा हट बनी लोग वहां पर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाए। लेकिन आजकल नॉर्मल लोगों का भी पिज्जा वगैरह इतना अच्छा होने लगा है कि पिज्जा हट को भी छोटा छोटा दुकानदार के पास साथ साथ साइड बाय साइड सर्वाइवल के लिए छोटा रेस्टोरेंट लगा, मैंने स्टॉल लगाना पड़ता है, रेस्टोरेंट नहीं स्टॉल। अब क्यों उनको नीचे आना पड़ रहा है, होप यू अंडरस्टैंड। जो भी हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि ऐसे मेरा इतना बाहर का खाने का आइडिया थोड़ा कम है, बट फिर भी मैं जितना आइडिया किया, मुझे लगा कि इनको ये लोग सबस्टैंडर्ड के कारण ही इनका सिचुएशन खराब हो रहा। जो 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 भी, अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहता है, इंस्टेड ऑफ प्रॉमिस्ड वंस वुड नॉट बी एबल टू स्टे इन द मार्केट फॉर टू, और टेक द केस ऑफ ए लॉयर who fails to attend legal proceedings of a client without reasonable cause, putting its client's interest in jeopardy। पर क्लाइंट का केस का डेट है और लॉयर पहुंचते नहीं है, तो फिर केस क्यों लिए थे? अगर क्लाइंट के केस का डेट है और आप हियरिंग पे नहीं जाओगे, तो कौन जाएगा फिर? क्या ये कॉन्डक्ट ऑफ एथिक्स है? बहुत सारे लॉयर ऐसे करते हैं, और स्पेशली मिडिल क्लास के साथ ऐसे होते हैं। केस होता है, केस होता है, केस होने के बाद लॉयर पहुंचते नहीं है। अल्टीमेटली सच अनप्रोफेशनल बिहेवियर वुड tarnish his reputation and credibility. Samir was trying to understand importance of ethics in professions of chartered accountants. We Samir, सर समीर एक कैरेक्टर है जो थ्रूआउट दी ऑडिट टॉपिक्स हम लोग हर जगह में बात करते हैं, जो आप लोग जैसा ही एक सीएसईए में इंटरमीडिएट कैंडिडेट है, जिनके मन में हजारों सवाल है कि क्या होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्या होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड में, ऑडिटिंग वर्ल्ड में। वही वो अपना मन का सवाल आपके सामने रखता है, और वही बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। So Samir was trying to understand importance of ethics in professions of chartered accountancy or cost accountancy. He was wondering whether a code of ethics exists for chartered accountants, and if so, how exhaustive it would be. क्या कोई ethics का code है
माने कोड माने रूल, कोड माने रूल, कोड माने कोई पासवर्ड का कोड नहीं, यहाँ पर कोड का मतलब है रूल, कोड ऑफ कॉन्डक्ट से आया है, बोलते हैं ना कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कोड ऑफ कॉन्डक्ट माने रूल। Based upon his understanding of auditing till now, he was certain that auditor must comply with ethical requirements while conducting audit of financial statements. He knew that auditor should be a person of unimpeachable integrity. इसको always एक integrity follow करना पड़ता है, माने basically honesty. आप गलत नहीं कर सकते. He gives opinion on financial statements of entities and maintains sanctity of and credibility of his signatures. अगर आप किसी चीज में सिग्नेचर कर रहे हो तो आप उसका एक मान जरूर रखोगे, उसका क्रेडिबिलिटी होगा, लोग उस पर भरोसा करेगा। इट इज नेसेसरी दैट एन ऑडिटर शुड कंप्लाई विद एथिक्स, नीति का पालन जरूर करेगा वो, पैसे के लिए बिक नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पैसा मिल रहा है तो बिक जाते हैं, नीति जाए भाड़ में, नीति फॉलो नहीं कर। सर अगर बिक हाँ बोलो। सर अगर बिक जाए तो क्या होगा? अगर बिक जाए तो फिर पूरा कंपनी का रिपोर्ट गलत आएगा लोगों के सामने, और फिर बाद में पकड़ा जाएगा तो गिल्टी माना जाएगा ऑडिटर को मतलब बाद में। वो पकड़ ही जाएगा अगर गलत कुछ करेगा तो? हाँ ऑब्वियसली, अगर गलत कुछ बाद में पता चला कि ये तो अनएथिकल काम किया आपने, तो फिर अगर पकड़ा गया ना, देखो चोरी या अनीति तब तक अच्छा लगता है जब तक पकड़ में नहीं आते। जिस दिन पकड़ में आ जाते हो ना, उस दिन आपका सारा खेल धरे के धरे रह जाएगा। फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में गिल्टी माने जा सकते हो, गवर्नमेंट का जो रूल तोड़ोगे उसमें गिल्टी माने जा सकते हो, बहुत जगह में प्रॉब्लम में फंस जाओगे सर। सीए एक्ट हो, सीएम एक्ट हो, प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। देयर इज अ रूल्स, फॉलो नहीं करने से बैम्बू एकदम रेडी रहेगा सर। लेकिन हाँ वही बंगाली में एक कहावत है, चोरी विद्या महाविद्या যদি না করো ধরা, है ना, ততক্ষণ ঠিক আছে, ধরা না পড়লেই গেল। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि some is trying to understand importance of ethics in professions of chartered accountancy or cost accountancy. A parallel stream of thought was also gaining momentum in his mind. Should an auditor follow only those requirements which have been clearly laid down in the rule book? क्या सिर्फ वही फॉलो करना चाहिए जो रूल बुक में है? What about situations for which little has been laid down? Thinking about independence of auditors, ये तो कहीं पर लिखा नहीं है। He seemed pretty sure that it was not possible to codify every situation. यानी दुनिया की हर एक चीज को रूल बना के बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको चीज बताऊं, एक बार मेरे एक स्टूडेंट के साथ मेरा थोड़ा सा मैंने हेल्दी डिबेट हो रहा, पर वो स्टूडेंट भी वो काफी नॉलेजेबल स्टूडेंट है, मैंने पढ़ाई लिखाई करते हैं और काफी रेस्पेक्टेड पोजीशंस पे हैं अपने अपने जगह में। तो उनका मानना है कि जो हमारे समाज में लोग आज भी सही तरह से काम नहीं करते। एक सिंपल सा पॉइंट पे बात हो रहा था कि स्ट्रीट को हम लोग गंदा करते हैं ना सर, हेलो, स्ट्रीट को हम लोग गंदा करते हैं, गंदा माने नोंगरा। तो जब हम लोग स्ट्रीट को खराब करते हैं, स्ट्रीट में हम लोग देखें, हमारे कोलकाता में तो दिखता ही है, या फिर इंडिया में बहुत जगह में आपको बहुत दाम दिखेगा, जहां मर्जी आप स्पीटिंग कर देते हो, मतलब थूक देते हैं, जहां मर्जी, इवन टॉयलेट भी चालू कर देते। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम नहीं है, मैंने प्रॉपर टॉयलेटरीज एंड एटसेट्रा नहीं है। लेडीज के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, और लेडीज ऐसे कर भी नहीं सकते, लेकिन लड़का लोग तो कहीं पर भी चालू हो जाते हैं। अच्छा, इधर उधर थूक देते हैं, जहां मर्जी गंदा गिराते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं कि हमारा रोड जाम हो गया, फिर हम लोग बोलते हैं कि हमारा पानी जम जाता है हमारे यहाँ पर। तो क्या समाज अपने आप में अगर ये सब जो गंदगी का जो आदत लोगों के अंदर है, अब मुझे एक चीज बताओ कि ये गंदगी वाला आदत रूल बना के ठीक करोगे? आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, गंदगी वाला आदत को क्या रूल बना के ठीक करोगे, या फिर ये एथिक्स है? तो मेरे स्टूडेंट के साथ बहस यही हो रहा था, उसका कहना है कि गंदगी रोकने के लिए रूल बनाना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं कि रूल बना के तुम गंदगी रोक सकते हो,
और ये कब तक इसको कंट्रोल कर पाओगे? वो कोई कहीं पर भी थूकेगा, तुम कहां कहां जाके उसको पेनल्टी मारोगे? और हमारे इतना भीड़ वाला देश में, ये न्यूजीलैंड थोड़ी है जहां रास्ते से गाड़ी जाता है ना, हॉर्न तक नहीं बजता। अगर हॉर्न, एक्सट्रीम रीजंस ना हो, हॉर्न नहीं बजा सकते आप। अरे हमारे यहाँ पर तो बिना कारण का गाड़ी के पीछे अगर कोई जाए, पै 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 करते रहते हैं, ये सामने क्यों आ गया कोई? और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो दो चार गाली ही मार देंगे, भाई क्या है तुम हट क्यों नहीं रहे? माँ बहन का गाली जब तक नहीं देंगे तब तक हमारा मैंने रोड जर्नी पूरा नहीं होता। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हो, मैंने आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे। सो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, एक समाज को एथिकल बनाने के लिए, उसका मोरल को डेवलप करने के लिए लोगों के अंदर शिक्षा का जरूरत है। रूल बना के यहाँ जहां थूकेगा डंडा मार दे, हाँ पेनल्टी ठोक दे 500 टका का, कब तक रे? कब तक? जेब्रा क्रॉसिंग पार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रास्ते में चलने के लिए है जो मेन रोड पे होते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग के पहले ही ऑलवेज गाड़ी को लगाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग दिखता ही नहीं है क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही गाड़ी खड़ा रहता है। इसलिए आजकल सरकार की तरफ से भी मैं कोलकाता में देखता हूँ कि जेब्रा क्रॉसिंग को ड्रॉ करना ही भूल जाता है। क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जेब्रा क्रॉसिंग में गाड़ी ही चढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग ही ना बनाए, माने एटलीस्ट ड्रॉ करना भी भूल जाए। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एथिक्स। तो मेरा मानना है कि एथिक्स अंदर से आने वाला चीज है, और एक्चुअली मेरा मानना नहीं है, एथिक्स चीज ही यही है। मैंने आगे आगे आपको पता चल जाएगा, यही लिखा है कि एथिक्स कोई जबरदस्ती रूल बना के सिखाने वाला चीज नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अंदर से आता है। एक इंसान दूसरे इंसान का रेस्पेक्ट करेगा, ये रूल बना के ठीक करोगे? ऊंच 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 नीच जाति पात, ये रूल बना के ठीक करोगे? ये अंदर से आएगा। इसको किताब पढ़ा के भी कितना, ये माँ बाप सिखाते हैं, शिक्षक सिखाते हैं बचपन से, तब जाके बड़े होने के साथ साथ ये एटीट्यूड आ जाते हैं। किसको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, अकॉर्डिंग टू देयर माने रेस्पेक्टिव पोजिशंस, कि कौन कहाँ बैठा है, किसके साथ कैसे बात करना है, किस तरीके से बात करना है, कितना बात करना है, हाय हेलो करना है कि सर बोलना है। एथिक्स हर चीज रूल बना के नहीं सिखाया जा सकता। जैसे भारत के कुछ शहरों में मैं देखा कि रिक्शा वाले को, जैसे हमारे यहाँ पर ना हम लोग रिक्शा को बुलाते हैं ना, हे रिक्शा करके बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ये कोलकाता में मैं देखा, हे रिक्शा ऐसा करके, हे रिक्शा इधर आ ऐसा करके, या फिर इधर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कुछ शहर में ऐसे हैं जहां पर बोलते हैं ओ रिक्शा वाले भाई, या फिर ऐसे बोलते हैं ओ महाराज जी, रिक्शा वाले को देख के ऐसे करके, ओ महाराज इधर आओ। ठीक है, अब देखना कोई कोई शहर में ऐसा मैं देखा हूं। तो रिक्शा वाले को भाई बोल के संबोधित करना, ये एक रुचि का बात है कि हम हर इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं। दुकान में अगर कोई वेटर है तो वेटर को ए वेटर ऐसा करके बुलाना भी एक एटीट्यूड होते हैं। और कोई लोग भाई साहब थोड़ा इधर आइए ऐसा करके भी बुलाना एक एटीट्यूड होते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे एटीट्यूड देखोगे, और ये चीज एथिक्स है, इंसानियत। यही बात बोलने का कोशिश कर रहा था, वही चीज बार बार बोलना है। एथिक्स बहुत बड़ी चीज है, इसका रूल बना के कितना सिखाया जा सकता है, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। So what about situations for which little has to be laid down? Thinking about independence of auditors, he seemed pretty sure that it was not possible to codify every situation affecting independence of auditor. What approach should auditor follow so that users continue to repose faith? ताकि लोगों का ऑडिटर के पे फेथ रहे। Is there more than one perspective of concept of independence? And most importantly, how should an auditor proceed the situations where he finds his independence on streaky wicket due to extraneous factors? अगर किसी पोजीशंस पे ऑडिटर को लगता है कि उसका इंडिपेंडेंस यहाँ पर धावा बोला जा सकता है, या फिर उनका
इंडिपेंडेंस किसी ना किसी तरह से छीनने का सिचुएशन हो सकता है, तब वो क्या करेगा? परफॉर्मिंग प्रोफेशनल वर्क फॉलोइंग एथिक्स आल्सो लीड्स टू क्वालिटेटिव ऑडिट्स, और इसी चीज से क्वालिटेटिव ऑडिट निकल के आता है। अगर एथिक्स सही है तो ऑडिट का क्वालिटी सही है, और उस पेपर्स को मैंने उस ऑडिट रिपोर्ट को चेक करके, इस ऑडिट, ये ऑडिट रिपोर्ट है ना, ये जो ऑडिटर का साइन है, माने ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है ये क्वालिटेटिव रिपोर्ट है। अगर एक ऑडिटर का, तो फिर कंपनी ने तो बनाया ही था अकाउंट्स को, ऑडिटर का साइन का क्या जरूरत था? अकाउंटेंट ने तो बनाया ही था, वो भी तो एक क्वालिफाइड बंदा होगा जो अकाउंट्स को बनाया है। मे भी जिसने कंपनी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके ही जॉब लिया होगा, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग करके जॉब लिया होगा। अरे वो दे आर आल्सो क्वालिफाइड बंदा जो कंपनी में जॉब के लिए गए हैं, जो कंपनी का अकाउंट्स रेडी किया है, तो अलग से ऑडिटर का जरूरत कहां पर? जिस पे भरोसा करे वही अगर गड़बड़ कर दे तब तो पूरा गया। तो फिर शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा लगाएगा उनका पैसा का क्या भरोसा? बैंक जो लोन देगा उनका लोन का क्या भरोसा? सरकार का टैक्स का क्या भरोसा? और ओवरऑल बिजनेस सिचुएशंस का क्या भरोसा? यही बात कहना चाहता है सर। तो ऑडिट करने से ही ऑडिट नहीं हो जाता। ऑडिट नॉर्मली रूल फॉलो करने से ऑडिट तो हो जाएगा, लेकिन ऑडिट में एथिक्स फॉलो करने से तब वो क्वालिटी बनता है। परफॉर्मिंग ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, आर देयर एनी प्रोनाउंसमेंट, यानी कोई ऐसा रूल है क्या ऑन क्वालिटी कंट्रोल टू बी फॉलोड? यस, देयर इज अ सिस्टम ऑफ एसक्यूसी एंड एटसेट्रा, स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट। मैं आगे आगे आपको बताता हूं। तो इस तरह से सीए लाइफ में, सीएमए लाइफ में एथिक्स का रोल प्ले होता है। जो क्वेश्चन आप ये एक सीए स्टूडेंट्स के मन में या सीएमए स्टूडेंट्स के मन में जन्म लेना चाहिए, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया। जो बेसिक सा क्वेश्चन मन में जन्म लेना चाहिए, वही क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में अराइज हो तो फिर आपको पता होगा कि किस तरह से चीजें होते हैं। द टर्म एथिक्स का मतलब क्या होता है? मीन्स मोरल प्रिंसिपल्स, जैसे मैं पहले ही बोला था, नीति, which govern a person's behavior or his conducting of an activity. It is the branch of knowledge, एक ज्ञान का ही एक ब्रांच है ethics, that deals with moral principles. ये सिर्फ और सिर्फ नीति में बात करते हैं। प्रिंसिपल माने शास्त्र, मोरल माने नीति, माने नीति शास्त्र। Ethics is something which comes from individual intrinsically. Ethics कैसे आते हैं? इंडिविजुअल के अंदर इंट्रिंसिकली आता है, अंदर से। ट्रू वैल्यू को इंट्रिंसिक बोलते हैं सर। ट्रू वैल्यू माने जो सच है, जो अंदर से है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। अगर आप सच में जो हो ना, वो कोई नहीं बदल सकता। अगर आप सच में ऑनेस्ट पर्सन हो, अगर मैं सच में एक ऑनेस्ट पर्सन हूं, तो मेरा ऑनेस्टी कोई नहीं छीन सकता। और अगर मैं एक बदमाश दानव बंदा हूं, लूटमार करने वाला बंदा हूं, तो ये भी मैं अंदर से ही बनता हूं। इंट्रिंसिकली का मतलब ये होता है कि आप इंट्रिंसिकली ऑनेस्ट हो, आप इंट्रिंसिकली सही हो, अच्छे हो। ये इंट्रिंसिकली होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, कोई इंसान से अगर अच्छा मिल जाए ना तो हम लोग बोलते हैं अच्छा बंदा है। कोई खराब है ना, बेकार बंदा है यार, कैसे कैसे इंसान से मिलना पड़ता है। ये जो हम लोग बोलते हैं एथिक्स के कारण ही बोलते हैं। It has to be inculcated in the habit and temperament of an individual so that there is an overall culture of ethics. The force has to be strong enough to withstand any selfish motive or temptation. Ethics इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग सेल्फिश मोटिव का हो ही ना पाए, टेम्पटेशन आ ही ना आए। सेल्फिश टेम्पटेशन उसके अंदर किस तरह से एकदम कंप्लीटली अलग हो जाए। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। एथिक्स क्या है? एक माइंड का स्टेट है, एक अवस्था है। टू एक्ट एंड परफॉर्म, कि कुछ भी हो जाए मैं अपना एथिक्स नहीं छोड़ूंगा। मैं पैसे के कारण बिकूंगा नहीं, मैं सम्मान के कारण बिकूंगा नहीं। मैंने ऐसा नहीं कि कोई मेरे को पद का लोभ दे रहा है कि भाई तुमको हायर पोस्ट में लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा पैसा लगेगा। पैसा देके पोस्ट पाना कोई अच्छी बात है? बात तो अब कोई बोलेगा सर अब अगर सिस्टम ऐसा ही है तो हम कर लेंगे, पैसा देके ही पोस्ट ले लेंगे, पैसा देके जॉब ले लेंगे। हाँ लो, कौन मना करता है? सब कर रहे हैं, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन दिक्कत यह है कि समाज व्यवस्था कंप्लीटली खत्म हो जाता है। जैसे मेरे घर पे एक बार बात हो रहा था, मेरे फैमिलीज के अंदर, मेरे एक फैमिली मेंबर रिलेशन में मेरे सिस्टर लगते हैं, मेरे को बोलता है कि थोड़ा बहुत 2 नंबरी तो अच्छी बात है, जरूरत पड़ने से ज्यादा 2 नंबरी भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2 नंबरी नहीं करेंगे तो कोई और 2 नंबरी करके कमा लेगा। तो कमा तो रहा है ना 2 नंबरी करके, तो हम कमाने से क्या गलती है? और यही तो सिस्टम बना हुआ है। सरकार भी तो यही चाहते हैं कि आप 2 नंबरी करो और पैसा कमाओ। मैंने सरकार नहीं चाहते हैं, सरकारी सिस्टम में 2 नंबरी अनएथिकल जो मिनिस्टर बैठे हैं वो कर रहे हैं। सरकार गलत नहीं होते, गवर्नमेंट गलत नहीं होते। गवर्नमेंट कैसे गलत हो सकता है? गवर्नमेंट कैसे गलत हो सकता है? गवर्नमेंट में बैठा हुआ बंदा गलत हो सकता है। अगर चीफ मिनिस्टर गलत है तो सरकार गलत हो जाते हैं। लेकिन सरकार या चीफ मिनिस्टर एक पोस्ट है, वो पोस्ट गलत नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन वो एज एन इंडिविजुअल इंट्रिंसिकली गलत है। अगर मोदी इंट्रिंसिकली एक अनएथिकल बंदा होगा ना, तो हम बोलेंगे कि सरकार गलत है। लेकिन क्या सच में सरकार गलत होते हैं, या सरकार में बैठे हुए व्यक्ति गलत होते हैं? व्यक्ति से सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है एक व्यक्ति, एक पर्सन। वही बात कहना चाहता है। ये सेल्फिश मोटिव और टेम्पटेशन एक बहुत खतरनाक चीज है। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड टू एक्ट एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद मोरल प्रिंसिपल्स। Ethics is the science of morals in human conduct. Ethics is the science of morals in human conduct. Such moral principles and rules of conduct impose obligations upon individuals. अब क्वेश्चन उठता है, सर इतना जरूरत क्यों है? सर तो मैं बहुत सारा बात कर ही रहा हूँ जरूरत के बारे में। प्रोफेशनल्स लाइक लॉ, मेडिसिन, उसका भी अपना कोड ऑफ एथिक्स है। जो लोग लॉयर्स है उनका कोड ऑफ एथिक्स है, मेडिसिन का भी कोड ऑफ एथिक्स है, डॉक्टर्स वगैरह का। Auditing profession is no exception. Rather, in the professions of auditing, the requirement of ethics is manifold. It is due to the reason that society in general, government, clients, taxing authorities, employees, investors, the business and financial community in particular, have responded tremendous trust in service rendered by chartered accountant and cost accountants. इनके काम पे भरोसा करते हैं। The purpose of assurance engagement is to enhance confidence of the इंटेंडेड यूजर्स। जो मैं बार बार बोल रहा था कि ये जो हीरो मोटर्स का फाइनेंशियल डेटा है, ये डेटा सिर्फ हीरो मोटर का नहीं है, ये हीरो मोटर बना रहा है, लेकिन इस डेटा पे बहुत सारा लोगों का ट्रस्ट छुपा हुआ है, शेयर होल्डर का पैसा छुपा हुआ है, डिवेंचर होल्डर का पैसा है, इक्विटी शेयर होल्डर, लोन वाले, बैंक वाले, सरकार। अब इतने सारे स्टेक होल्डर्स को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? And that is the main point. एक सोसाइटी सरकार से बना हुआ है, क्लाइंट से बना हुआ है। मैंने अगर हीरो का क्रेडिटर्स, टैक्सिंग ऑथोरिटीज मैंने गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, बिजनेस एंड फाइनेंशियल कम्युनिटी इन पर्टिकुलर, the purpose of assurance of engagement is to enhance confidence of the intended users. Therefore, users need to trust the person who is providing such service. Professional ethics are based on morality. Human nature being what it is, a man often places personal gain above service. A man often places his personal gain above service. ये इंसान का एक बहुत ही खतरनाक नेचर है कि अपना पर्सनल गेन देख लेता है सर्विस के जगह। हम क्या करने के लिए आते हैं भूल जाते हैं। हमें लगता है हम तो बस अपने लिए जीते हैं, अपने लिए ही मरते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग एक्चुअली समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। सर ऐसा है क्या? सर वास्तव में तो है ही ऐसा। समाज में ना हम हर किसी को ना कुछ ऊपर वाले ने ना हुनर देता है। आप देखिएगा एक चीज कि अगर कोई बंदा डॉक्टर बनता है ना, वो उसका हुनर है और वही कैपेसिटी उसके अंदर ही क्यों आया। जैसे मैं टीचर बन गया, मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना, मैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज क्यों नहीं बन पाया? मे बी मुझे ऐसा फील होता है कि मे बी मैं उसके लिए नहीं बना था। अब कोई बोलेगा सर
जब चीजें होता नहीं है तब लोग ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप क्या बनोगे जिंदगी में, ऑब्वियसली ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप क्या क्या बनोगे, कि डॉक्टर बनोगे, कि टीचर बनोगे, कि लॉयर बनोगे, कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज बनोगे, या वॉट एवर, या फिल्म आर्टिस्ट बनोगे, ये कुछ ना कुछ चीजें ना डेस्टिनी बोल के भी कुछ चीजें होते हैं। ऐसे आई डोंट नो कि डेस्टिनी है कि नहीं, बट कभी कभी मुझे ऐसा फीलिंग आता है। ठीक है, मेरा इतना नॉलेज तो नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब है कि हम सबको ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देके भेजते हैं, और हमें वो काम सही तरह से निभाना चाहिए। एंड जिसको हम लोग बोलते हैं कि समाज के प्रति सर्विस। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो, सपोज आपको रेल का गार्ड का जॉब मिला है, आप इमेजिन करो कितना इंपॉर्टेंट जॉब है। रेल का गार्ड वो होता है ना सर, रेलवे क्रॉसिंग में सिग्नल कंट्रोल करता है और रेल गेट को कंट्रोल करता है। अगर रेल गेट खुला रह के वो सो जाता है, या फिर दारू पी के जॉब कर रहा है, पता ही नहीं कब ट्रेन आ रहा है कब जा रहा है, क्या ये सही बात होगा? कितना लोगों का जान जोखिम में डालता है। तो जस्ट इमेजिन, मैं यही कहने का कोशिश कर रहा हूं कि ये जो एथिक्स चीज है ना, ये पढ़ा लिखा करके या किताब में डाल डाल के नहीं सिखाया जा सकता। और कहने ये भी चाहता हूं कि हम लोग अपने पर्सनल गेन को ऑलवेज ऊपर रखते हैं सर्विस के ऊपर, कि मेरा काम से ज्यादा मेरा पर्सनल गेन। हर काम पे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। अरे भाई, हमें क्या मिलेगा बाद में कर लेना, पहले तुम्हें करना क्या है वो तो कर लो। आई डोंट नो आप लोग मेरा बात कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। एक्चुअली मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एथिक्स का बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे इतना ज्ञान बांटने का इच्छा भी है नहीं, लेकिन एथिक्स यही बताने का कोशिश कर रहा है आपसे कि सर्विस के ऊपर अपना पर्सनल गेन को मत रखिए। Therefore, person who has individual, जैसे कि ऑडिटर, उसका काम है बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू को बताना। उस सर्विस के लिए वो ऑडिटर बना है, और उसके लिए उसको एक तनख्वाह, फीस, रेमुनरेशन मिलता है। लेकिन उसको ना अपना 5 लाख 10 लाख का फीस से अच्छा नहीं लगता, उसे करोड़ों चाहिए पर्सनल गेन। अपना बीवी बच्चे को लग्जरी लाइफ देना है, घर पे मारुति ऑल्टो या स्विफ्ट डिजायर की जगह या नेक्सॉन की जगह फॉर्च्यूनर चाहिए, या फॉर्च्यूनर पे भी जब मन नहीं भरता ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, अगर उससे भी नहीं भरता तो रोल्स रॉयस चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो मन नहीं भरता है ना, यही खतरनाक चीज हो जाते हैं। That is the point. He places his personal gain above service. Therefore, person who as individuals and as a class are willing to place public good above their personal gain have enjoyed respect and honor. But such a relationship can be maintained or enhanced only if the professional body to which they belong would interpret the concept of public interest as broadly as possible. The respect and confidence enjoyed by a profession to a great extent is dependent on their strictness and scrupulousness with which such ethics are adhered to by self-discipline. आप लोग बिलीव नहीं कर सकते, आप लोग जिस तरह का पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहुंचोगे, आप लोगों के पास पैसा का इतना जगह बनेगा, इतना जगह बनेगा, डुप्लीकेसी का इतना जगह मिलेगा कि आप बिलीव नहीं करोगे कहाँ पैसा रखे। लेकिन गड़बड़ वहीं पर हो जाता है कि पैसा सामने आएगा कि आपका काम और सर्विस सामने आएगा। तो यही एथिकल बिहेवियर आपको सिखाने का कोशिश कर रहा है कि आप अपना जॉब करिए, आप अपना सर्विस दीजिए, आप अपना दायित्व निभाइए। ठीक है, हर जगह में पैसा के चक्कर में फंसिए मत। अपना इंस्टीट्यूट का ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, अपना समाज का ख्याल रखिए, अपना सम्मान, अपना रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए। यही बात बार बार कहना चाहते हैं। It is in this spirit that the Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost Accountants of India, whatever be your institute, to comply with principles of ethics which performing their duties, the ethics of CA or CMA have therefore been codified as ethical compliance. इसको क्या बोलते हैं? Ethical compliance has always been a philosophy of the professions.
Chartered accountants, whether in practice or in service, are required to comply with the provisions of Code of Ethics. Any deviations from the ethical responsibilities, अगर किसी का भी ethical responsibility से अगर कोई एक सेकंड अगर ethical responsibility से कोई deviate हो जाता है, ठीक है, any deviations from ethical responsibility is being disciplinary mechanism into action against chartered accountant. CSCM against में action लिया जाता है, which may result into fine, suspension of membership, removal of membership from the disciplinary actions, removal from membership or other disciplinary actions. अने आपको सर ethical matters follow करना ही पड़ेगा. पूछ रहा था ना मुझे, I think शुभम पूछ रहा था कि सर की হবে তাহলে এই যে এই সব হবে, জেল হতে পারে, ফাইন হতে পারে, মেম্বারশিপ চলে যেতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। ये सबको बात समझ में आ रहा है एथिक्स क्या है? हेलो सर, ये जो ऊपर टर्म दिया हुआ हाँ, था सर। सीएन प्रैक्टिस का, उसमें डिफरेंस क्या हुआ सर? सर्विस मैंने जब तुम जॉब करते हो और प्रैक्टिस मैंने जब आप खुद का ऑफिस चलाते हो। अच्छा, ओके सर। ठीक है, खुद का फार्म खोलने को प्रैक्टिस बोलते हैं और जब किसी कंपनी के लिए जॉब करते हैं उसे सर्विस कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स, एथिकल और लीगल। एथिकल गाइडेंस में फॉलो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड। द एसेंस ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स इज दैट इट रिक्वायर्स कंप्लायंस एंड स्पिरिट ऑफ एथिक्स. It requires accountants to exercise professional judgment in every situation based upon their professional knowledge, skills, and expertise. It requires that accountants should use professional judgment to evaluate every situation to arrive at conclusions. However, rule-based approach to ethics strictly follows clearly established rules. It may lead to a narrow outlook, and spirit of ethics may be overlooked while strictly adhering the rules. Further, rule-based approach is somewhat rigid, as it may not be possible to deal with very practical situations relying upon rules. Therefore, it is necessary that spirit of code is followed. कहना ये चाहता है कि देखो, आप प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच, अगर आप रूल बेस्ड में चलते हो, ठीक है, तो रूल बेस्ड में चलने से आप अगर रूल सही हो रहा है तो आप सोच रहे हो कि सब सही है, लेकिन कई बार क्या होता है, रूल फॉलो करने के बाद भी देखा जाता है कि गड़बड़ है, बट आप समझ नहीं पाए। वही बात कहना चाहता है कि आप अगर थोड़ा प्रिंसिपल माने अगर आप थोड़ा मॉरलिटी को भी देखते हैं तो रूल के बाहर भी कुछ करप्शन का बदबू मिलता, आपको कुछ गड़बड़ घोटाला मिलता जो शायद आप ओवरलुक कर गए। इसलिए बोलते हैं कि स्पिरिट ऑफ कोड को फॉलो करिए। रूल तो फॉलो करना ही है, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच से भी चलना चाहिए। इसी पूरा घटना को स्पिरिट ऑफ कोड कहते हैं। ठीक है, माने बहुत लोगों को लगता है ना कि मैंने तो नियम फॉलो किया, नियम मैं अपना नियम कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपना नियम करो, बट सही गलत का डिफरेंस को भी तो देखो कि नियम के अंदर मोरालिटी कहीं डूब ना जाए, नियम के अंदर आप कुछ ओवरलुक ना कर जाओ, यही कहना चाहता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से जो बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है उसी चीज को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद ईच ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। क्या क्या आता है इसके अंदर? इंटीग्रिटी माने दायबद्धता, ऑब्जेक्टिविटी माने आपका एक प्रॉपर उद्देश्य है जिसके कारण आप ये काम कर रहे हो, आप अपना उद्देश्य पूरा करो। नॉर्मली एक ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है कि पब्लिक के सामने, सरकार के सामने, दुनिया के सामने किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल मैटर्स का ट्रू एंड फेयर पिक्चर को बताना कि वो ट्रू है कि फेयर है। अगर ट्रू फेयर है तो बताओ ट्रू फेयर है, अगर ट्रू फेयर नहीं है तो बताओ ट्रू फेयर नहीं है। बाकी दुनिया अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा उसका जो जरूरत है, बट दुनिया या पब्लिक
आप पे, आपके भरोसे में है भाई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना राम भरोसे, हाँ ऑडिटर के भरोसे। यहाँ पर राम भरोसे माने ऑडिटर के भरोसे। ऑडिटर के भरोसे पे ही डिपेंड करता है कि आगे जाके आप जो करने जा रहे हो, बिजनेस पे पैसा लगाना है कि लोन देना है कि नहीं देना है, एवरीथिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स। अगर ऑडिटर ने कुछ गड़बड़ करके रखा है, गलत को सही और सही को गलत करके रखा है, तब तो खेल खेल जाएगा ना। इसलिए इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, माने आपका जो नॉलेजेबल एरिया है उसको प्रॉपरली फॉलो करना, योग्य बनना उस काम के लिए, एंड ड्यू केयर जो आपका नॉलेज को यूज करके जो भी करना है उसको फॉलो करना। कॉन्फिडेंशियलिटी, एक ऑडिटर कभी भी अपना क्लाइंट का डेटा लीक नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस जरूर रखेगा, क्योंकि डेटा जब आप किसी कंपनी के अंदर ऑडिट करने जाते हो वो आप पे पूरा भरोसा करता है, और ये रूल है कि एक ऑडिटर कभी भी अपना कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं करेगा। इवन अगर बात देशद्रोह तक आ जाता है तब भी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं करेगा। हाँ, अगर कुछ पॉइंट में प्रॉब्लम होता है तो सरकार को अलग से बताएगा, अगर वो एंटी नेशनल कुछ मैटर है तो, बट बाद में कंपनी का डिटेल्स बाहर लीक नहीं करेगा, बिकॉज एज एन ऑडिटर ये बहुत बड़ा चीज है। इसके ऊपर एक केस स्टडीज होता है, मैं आगे जाके आप लोगों को बेसिक्स में कराऊंगा, जो लोग बेसिक्स कर चुके हो दे नो दैट। एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, आपका एक प्रॉपर प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप यही बात यहाँ पर लिखा गया है, आप अगर पढ़ोगे तो समझ आएगा। और इसी बात को एक्चुअली ऐसे 201 में भी बोला गया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर, उसको इंटीग्रिटी फॉलो करना चाहिए, उसको ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करना चाहिए, उसको प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो करना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी रहना चाहिए। मैं आगे जाके आपको ऐसे 201 पढ़ाऊंगा ना, आप देखोगे कि वहां पर मैं ही बात कर, ऐसे 201 के बारे में यहाँ पर भी थोड़ा सा है। यहीं पर होगा 201 एक्चुअली स्टार्टिंग में ही लिखाया जाता है, मैं स्टार्टिंग में बेसिक्स में लिखा था, बट यहाँ पर क्योंकि पॉइंट उठ रहा था तो देखते हैं, अगर इधर है तो थोड़ा बता देते हैं थोड़ा सा। ये रहा, ये देखो। As per essay 210, agreeing the terms of audit engagement. Preconditions for an audit may be defined as the use of management of an acceptable financial reporting framework in the preparation of the financial statement and the agreement of management, and where appropriate, those charged with governance to the promise on which the audit is conducted. Preconditions for an audit used by management of an acceptable financial reporting framework. ठीक है, मैंने मैनेजमेंट को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देना चाहिए जो ऑडिटर एक्सेप्ट करेंगे in the preparations of the financial statement and the agreement of management to the premise on which the audit is conducted. मैंने बेसिकली एक ऑडिटर को ऑडिट एंगेजमेंट लेने से पहले कुछ कंडीशंस को बताना पड़ता है, जो कंपनी भी आपको कुछ कंडीशन देगा, आपको भी कुछ कंडीशंस लेना होगा, तो दोनों मिलकर ही चीजें लिया जाता है। In order to establish whether the precondition for an auditor present, the auditor shall determine whether the financial reporting framework is acceptable. जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंपनी आपके सामने रख रहा है, क्या वो एक्सेप्टेबल है? अगर है तो लो, नहीं तो मत लो। ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पांसिबिलिटी, माने मैनेजमेंट को बताओ कि मैनेजमेंट का एग्रीमेंट भी चाहिए कि वो आपको एक्नॉलेज करे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। क्योंकि नॉर्मली जब ऑडिट करने हम लोग जाते हैं ना सर, तो ऑडिट करने के टाइम पे हमें ये चीज फॉलो करना पड़ता है कि हम मैनेजमेंट से हेल्प मांगते हैं, क्योंकि उसका कंपनी है, तो हमें जब भी जो जरूरत पड़ता है उनको देना पड़ता है। अगर उस टाइम वो बोलेगा नहीं हम ये नहीं दे सकते, हम वो नहीं दे सकते, तो ऑडिट कैसे करेंगे? For the preparations and financial statement in accordance with the applicable financial reporting framework, including where relevant their fair representations, जहां जरूरत पड़ेगा डिटेल्स देना पड़ेगा उनको। तो यही सब बातें एक्नॉलेजमेंट के साथ देना पड़ता है कि हाँ हम इस बात को समझते हैं और हम इसी के लिए आपके साथ ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हैं। कौन? ये मैनेजमेंट बोलेगा ऑडिटर। और इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं, इसके लिए मैनेजमेंट कंसीडर करेगा नेसेसरी टू एनेबल प्रिपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर माने
फाइनेंशियल कंट्रोल क्या, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? क्योंकि ऑडिटर कभी भी जाके कंपनी के अंदर अकाउंट्स का डिटेल्स नहीं बनाएगा। ये जो अकाउंट्स हम देख रहे हैं हीरो का, ये हीरो का जो ऑडिट रिपोर्ट आप देख रहे हो, ये अकाउंट जो है ये कंपनी बनाते हैं, ऑडिटर नहीं बनाते। ये रिपोर्ट फाइनेंशियल अकाउंट को बनाने वाले कंपनी होते हैं, कंपनी के अकाउंटेंट होते हैं। वो आपको बना के दे देगा, और उसको बनाने के टाइम पे उसको कुछ बेसिक एथिक्स फॉलो करना चाहिए कि वो फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए। For such internal control as management consider necessary to enable preparation of financial statement that are free from material misstatement, माने उसमें कोई valuable गड़बड़ नहीं होना चाहिए, whether due to fraud or error, माने fraud या error करके कोई बड़ा गड़बड़ नहीं करना चाहिए, and to provide the auditor with access to all information, जो जरूरत पड़ेगा ऑडिटर को, access to all information which management is aware, जो जिसके बारे में मैनेजमेंट को पता है, that is relevant to the preparation of financial statement, जो कंपनी के अकाउंट्स को बनाने के लिए जरूरी चीजें हैं, such as record documents and other matters, वो प्रोवाइड करेगा ऑडिटर को। additional information that the auditor may request from management for the purpose of the audit, वो भी प्रोवाइड करेगा ऑडिटर। unrestricted access to person within entity from whom the auditor determine it's necessary to obtain audit evidences, अगर किसी से कोई एविडेंस जुगाड़ करने के लिए ऑडिटर को कुछ पूछताछ करना पड़े, उसके लिए भी मैनेजमेंट ऑडिटर को परमिशन देगा, रोक टोक नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो फिर ऑडिटर यहां पर फंस गया। माने बेसिकली अगर ऑडिटर को ये बात एडजस्ट करना पड़ रहा है और वो अपनी रिपोर्ट में बता रहा है सब कुछ, माने जो भी ऑडिटर मांगते हैं कंपनी से, कंपनी बोलते नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा वो नहीं होगा तो फिर रिपोर्ट में बताना पड़ेगा ऑडिटर को कि भाई कंपनी हमें कोऑपरेट नहीं किया, इसका मतलब देयर में भी सम प्रॉब्लम, इसलिए मैं रिपोर्ट क्लियर नहीं दे सकता। 4 तरह का रिपोर्ट देता है ऑडिटर, क्लियर, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड एडवर्स। अगर सब कुछ ठीक ठाक है ना बिजनेस पे, अगर कोई रोक टोक नहीं है और सब बाकी ठीक भी है तो क्लियर, अगर रोक टोक है थोड़ा या थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो क्वालिफाइड, अगर बहुत गड़बड़ है तो एडवर्स, और अगर बहुत बदतर हालत है कंपनी का तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो यही बोला जा रहा है कि एंगेजमेंट लेने से पहले ऑडिटर को ही समझ लेना चाहिए। अगर उसके बाद कंपनी ऑडिटर को कोऑपरेट नहीं करता तो ऑडिटर को समझ लेना चाहिए कि उसके इंडिपेंडेंस में प्रॉब्लम आ रहा। आप लोग बात समझ पा रहे हो सर? हेलो, यहाँ पर एक एंगेजमेंट लेटर भी है, देखो पढ़िएगा घर पे एक बार थोड़ा सा कि एंगेजमेंट लेटर कैसे होते हैं, एक ऑडिटर को कैसे एंगेज किया जाता है, उसमें क्या चीज चेक करना पड़ता है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, डोंट वरी। हो सके तो आप लोग घर पे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। असल में जो मैं बोला जा रहा हूँ वही बातें लिखा होता है, तो थोड़ा घर पे गो थ्रू करिएगा। फिर आपको आगे ना, ये जो मैं आपको इंडिपेंडेंस के बारे में बोला, ये दोनों बातें को भी आगे जाके एक्सप्लेन करता है इंडिपेंडेंस क्या है। और मैं आपको एसक्यूसी के बारे में बोल रहा था ना, क्वालिटी कंट्रोल। Quality control for firms that perform audits and reviews of historical financial information and other assurance and related service engagement. SQC1 is required that a firm should establish a system of quality control. एक firm माने company को SQC भरना maintain करना चाहिए, designed to provide the reasonable assurance that the firm and its personnel माने employee comply with the professional standards. माने कंपनी एंड कंपनी के एम्प्लॉय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहे हैं, दैट रिपोर्ट इशूड बाय द फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर्स आर एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड कंसिस्ट ऑफ पॉलिसीज डिजाइन्ड बाय अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। यानी ऑडिट के लिए जो जो चीजें करना एक फर्म को चाहिए वो फर्म भी कर रहे हैं, उसके लिए फर्म SQC1 में वो सारा चीजें भरेगा। क्या क्या चीजें भरना पड़ता है ये देखो, elements of SQC. The firm system of quality control should include policies and procedures addressing each of the following elements. Leadership responsibilities for quality within the firm. बिजनेस को चलाने के लिए जिसके लिए जो काम दिया गया है क्या वो कर रहा है, उसके लिए आपको बताना पड़ता है SQC में कि हमें इस बंदे को ये काम दिया था, वो बंदा ये काम कर रहा है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रहा है, जैसे एक फर्म का भी एथिक्स बनता है कि ऑडिटर को सपोर्ट करे उसके काम के लिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर वो एक क्वेश्चन मार्क होगा। मान ऑडिटर बोल रहे हैं हाँ नहीं कर रहे सपोर्ट और फर्म बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, तो फिर बात तो
गड़बड़ हो जाएगा। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग, ये सभी विषय में आपको बताना पड़ता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। अगर नहीं है तो बताओ कहाँ गड़बड़ हुआ है। सर आपके मन में चल रहा होगा कि सर कंपनी तो अपने बारे में अच्छा अच्छा बात कर देगा। अरे सर अच्छा बात करने से फिर ऑडिटर भी तो है ना ऑपोजिट साइड में। अगर दोनों साइड से ही बात छुपाया जा रहा है तब तो कोई नहीं पकड़ सकता जब तक फ्रॉड नहीं होता। जब तक कोई फ्रॉड या जाली काम नहीं हो जाता, कोई फाइनेंशियल मैटर सामने नहीं आ जाता गड़बड़ वाला। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल में कितना सरकारी घोटाला हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर के पास से 18 हजार करोड़ निकल के आ रहा है। कल एक फिर से हुआ है, डियर लॉटरी बोल के कंपनी, उसके मालिक के घर से रेड करके कितना पैसा निकाला गया है। हमारे कुछ मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर के पास से भर भर के करोड़ों पैसा निकाल रहा है घर से। तो क्वेश्चन है कि क्या चीफ मिनिस्टर को पता नहीं है? अगर आप बोल रहे हो कि सर पता नहीं है, तब तो चीफ मिनिस्टर के साथ धोखा हो रहा है, मैंने सरकार के साथ धोखा हो रहा है। और अगर पता है, दोनों मिल के कर रहा है, तब तो खत्म। और ये बात कब सामने आ रहा है? जब घोटाला पकड़ा जा रहा है। सिमिलरली कंपनी के केस में भी होता है। जब तक पकड़ के ना आए सब कुछ सही दिखता है, जब पकड़ में आ जाए ना, जब चोर धरा पड़ जाए जब, ठीक है, तब सामने आ जाता है कि क्वालिटी कंट्रोल का रिपोर्ट दिखाओ, एंगेजमेंट का रिपोर्ट दिखाओ। चीजें ऐसे काम करते हैं सर। बट आप इतना समझो कि एथिक्स का जो मेन पर्पस है इस चैप्टर के अंदर, वही कहना चाहता है कि भाई एक ऑडिटर एथिक्स फॉलो करके काम करेगा। जहां उनको एथिक्स फॉलो करने में प्रॉब्लम आएगा, रेस्ट्रिक्शन आएगा, वो अपने रिपोर्ट में बोलेगा। हायर अथॉरिटी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड को बताएगा, या फिर गवर्नमेंट का अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बताएगा। एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल में है, उनको बताएगा। तो ऑडिटर का जो भी हायर अथॉरिटी है उनको बताएगा भी हमें ये गड़बड़ हो रहा है। फिर बाकी काम गवर्नमेंट का है, वो देख लेगा। These are the main summary of this chapters. So this is my request to all of you कि प्लीज आप लोग एक बार घर पे गो थ्रू करिएगा। चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, पढ़ के सारा बात समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और बातें कर लूंगा, कुछ बेसिक्स में स्टार्ट करूंगा, कुछ केस स्टडीज है, मैंने भी कुछ करवाया और कुछ क्वेश्चंस भी हैं। प्लीज एक बार फॉलो करिएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि मैंने ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट आपको दिया ना, इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस एज वेल एज ब्रॉड क्वेश्चन सारा ही सॉल्व हो सकता है। ठीक है सर, तो ये है एथिक्स जो नॉर्मली एक सीए सीएमए को फॉलो करना पड़ता है और एज एन ऑडिटर भी करना पड़ता है। तो आज का क्लास मेरा इतना ही रहेगा सर, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास करेंगे, थोड़ा बेसिक से बात करेंगे। ठीक है, फिर बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। सर मैंने बात